ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो मैंने बताया था, प्रोमोटर्स जो है वो इनकॉर्पोरेशन करते हैं कंपनी का, एंड दे ऑल्सो एंटर इनटू सम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जब तक कंपनी पूरी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई है, उससे पहले भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं कंपनी को, जो कि प्रमोटर करता है। ठीक है, वो उनको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज अभी तक कंपनी इज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस, देयर इज नथिंग कॉल्ड कंपनी टिल नाउ। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स तो हो गए हैं। सो वो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बेसिकली प्रमोटर जो है वो खुद लायबल रहेगा। ठीक है, सारे केस में हम समझेंगे ये कि उसकी ही उस पर सारा बिल फोड़ेंगे हम, कि प्रमोटर ने खुद ने करा है तो उसकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो बेसिकली बट समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये डेफिनेशन देख लो। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर्स बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सिंपल। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो बहुत बेसिक सा, कोई लॉयर को फीस देते हो आप कि थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन से पहले कंपनी का थोड़ा काम करना है। या एक और बेसिक ले लो, कोई स्टेशनरी खरीदनी है आपको, कंपनी रजिस्टर होने से पहले भी जो काम वगैरह होएगा, पेपर प्रिंटिंग प्रिंटिंग वगैरह का काम, स्टेशनरी का काम, इन सब के लिए ऑब्वियसली कंपनीज जो है जाएंगी किसी के पास, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करेंगे, कुछ तो अमाउंट देंगी, राइट। सो ये टाइप की चीज़ें जो है ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके आते हैं। अब एट द टाइम ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो पहले आपको पता ही है। ठीक है, अब इसका जो आपने पढ़ना है क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, कि इनकी लीगल पोजीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसको समझेंगे हम। देखो, पहला पॉइंट जो आता है, दीज आर वॉइड एब इनिशियो। जो आपको बिजनेस लॉज में अगर आपने पढ़ा होगा कि वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से ही दे आर नल एंड वॉइड। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई कंपनी ही नहीं बनी है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ कंपनी तो नहीं एंटर कर सकते हो, राइट। सो इनका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इन द सेंस दे आर नल एंड वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट। समझते हैं, नल एंड वॉइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि शुरू से ये वॉइड है। कंपनी पे कोई आके बाद में नहीं बोल सकता कि अरे मुझे पैसे आपने देने थे पिछले कॉन्ट्रैक्ट के, बिकॉज कंपनी तो बोलेगी, अरे कंपनी बोलेगी मैं तो तब तक थी ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तूने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तो थी ही नहीं तब तक। सो दैट्स द सिचुएशन सिनेरियो राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पे केस कौन सा आता है, देखो, इंग्लिश कॉलोनियल प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड, इसका केस आप समझाओगे। कुछ भी नहीं है, इसमें वर्ड आएगा सॉलिसिटर। सॉलिसिटर इज नथिंग बट लॉयर बोल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो कंपनी है, ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेशन के टाइम आपको मेमोरेंडम वगैरह प्रिपेयर कराना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एक लॉयर की ज़रूरत होती है। तो जिस लॉयर ने वो सब प्रिंटिंग वगैरह कराई, सब कुछ उसमें मदद कराया, थोड़े बहुत खर्चे भी किए, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बोलोगे आप उनको, तो वो सारे खर्चे कर लिए। ठीक है, अब ये सारे खर्चे एक तरह से उसने किए थे, है ना, जिन जिन बंदों ने आके बोला, और वो बंदे बाद में जाके कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए। अब बाद में उसके पेमेंट जो करनी थी उसके एक्सपेंसेस वगैरह की, वो उस कंपनी ने नहीं की आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो जब कंपनी की लिक्विडेशन हो रही थी थोड़े ही टाइम बाद, तो लिक्विडेशन के टाइम वो सॉलिसिटर आ गया, वो बोलता मेरे पैसे लाओ, आपने मुझे तब से नहीं दिए पैसे। और फिर उन्होंने, कंपनी वालों ने बोला कि अरे कौन से पैसे, हम नहीं देंगे, बिकॉज तब तक तो हम थे ही नहीं, आप किससे पैसे मांग रहे हो, राइट। सो वो कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने भी यही बोला कि दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर नल एंड वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। सो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। They prepared MOA, AOA, paid expenses needed for the registration. ठीक है, they did this on the recommendation of the persons who later became the directors of the company. ठीक है, company got registered. ठीक है, after some time company went to liquidation. ठीक है, solicitor claimed reimbursement of the expenses from the company, but company refused and the case went to the court. ठीक है, court held that the company is not liable to repay the expenses incurred by the solicitor because company was not incorporated at that time, कंपनी बनी ही नहीं थी उस टाइम। सो दैट इज व्हाट यू विल राइट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये केस एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी बाय रैटिफिकेशन कैन नॉट टेक द बेनिफिट्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब इसका क्या मतलब है, देखो, आपने कुछ चीज़ें हो सकता है ना, कंपनी की फॉर्मेशन से पहले किसी से बातचीत कर रखे हो, अरे हाँ मेरे को ना ये तू ये दे दियो सामान, तेरे यहाँ से लेके जाऊँगा मैं, या किसी और को बेसिकली बाय वर्ड वर्ड दे रखा होता है आपने। एक तरह से आप बोल सकते हो यू हैव एंटर इनटू सम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर कंपनी की फॉर्मेशन, और आप कंपनी की फॉर्मेशन के बाद जाते हो उनसे बोलने की, अरे वो बात हुई थी ना, अब मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ तेरे कॉन्ट्रैक्ट को, मुझे दे जो तेरे से बात हुई थी, और फिर सामने वाला मना कर देता।
तो अगेन उसका मना कर रहा है इज़ फाइन, बिकॉज तब तक कंपनी नहीं बनी थी, कोई एसेज कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई पत्थर की लकीर नहीं बना था। तो यहाँ पे क्या है, नेटल लैंड एंड कॉलोनाइजेशन कंपनी वर्सेस पॉलिन कॉलिनरी डेवलपमेंट सिंडिकेट लिमिटेड। अब थोड़े ये नाम लंबे जाएंगे, कंफ्यूजिंग जाएंगे, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, आप थोड़ा सा एक दो वर्ड जैसे नेटल लैंड वर्सेस पॉलिन का केस लिख सकते हो। सो जस्ट बहुत डिटेल में ज़रूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ बेसिकली एग्जामिनर को दिखना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ रखा है, राइट। बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेलिंग पे कोई नहीं जाएगा। समझते हैं बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं, उस पर पहले बात करते हैं। ऑल्सो ये सिंडिकेट वर्ड बहुत बार आएगा। सिंडिकेट इज़ नथिंग बट ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। जैसे मिलके चार दोस्त बोलते हैं अपन कंपनी बनाते हैं, तो उनको सिंडिकेट बोल दिया करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मल प्रोफेशनल वे में, बट ओके। सो क्या है होता है बेसिकली, ये जो नेटल कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, इसके पास थी कोल माइंस। ठीक है, अब ये जो सिंडिकेट था, ग्रुप ऑफ पीपल, इन्होंने बोला अरे तेरे पास कोल माइंस है, हम तेरे कोल माइनिंग के राइट्स लेना चाहेंगे 3 साल के, है ना, खरीदेंगे हम। ऐसा बस बात की थी उन्होंने। ठीक है, so Natal and company had coal mines. It entered into contract with the nominee of the syndicate, which was yet to be registered. अभी वो syndicate ही था, अभी कंपनी नहीं बनी थी वो। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मेरे को तू ग्रांट करेगा कोल माइनिंग राइट्स ऑन लीज फॉर 3 years। ठीक है, अब सिंडिकेट रजिस्टर हो गई। उसने बोला नेदरलैंड एंड कंपनी को, भाई मुझे दे राइट्स जिनकी बात हमने की थी। नेदरलैंड ने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर वो कोर्ट के पास गए और कोर्ट ने भी यही बोला कि नेदरलैंड ठीक है भाई, नॉर्मल बात हो जाती है, कंपनी की फॉर्मेशन से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बोल दिया था, इसका मतलब नहीं है कि उन्हें ये ऑब्लाइज्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, राइट। सो अगेन कंपनी कैन नॉट टेक द बेनिफिट्स ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। आप सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे सीधा ये नहीं बोल सकते मेरे को उसका बेनिफिट लेना है। ठीक है, देन एक चीज़ अगेन जो मैंने बताई थी कि प्रोमोटर्स पर्सनली लायबल होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स जो वो कर रहे थे प्री इनकॉर्पोरेशन वाले, उसके लिए दे आर पर्सनली लायबल। इसमें वाइन कंपनी का एक वो केस आता है, केल्नर वर्सेस बक्स्टर। इसमें केस में क्या होता है, एक होटल कंपनी होती है। ठीक है, मैं थोड़ा से जूम आउट कर रहा हूँ। एक होटल कंपनी होती है, उस होटल कंपनी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है। ठीक है, और इसने किसी एक बंदे के पास गया, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, और एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे को वाइन सप्लाई करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 27 जैन को, और पेमेंट होनी थी 28 जैन को, और कंपनी रजिस्टर हुई 20 फेब को। ठीक है, अब पेमेंट उन्होंने की नहीं, वाइन सारी कंज्यूम हो गई। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जिससे हुआ था वो सप्लायर्स तो चल गए उनके पीछे कि अरे ये कैसे, हमें पैसे दो, ये दो। तो ऑब्वियसली कोर्ट ने फिर ये बोला कि इसके पैसे आपको प्रोमोटर से लेने पड़ेंगे। प्रोमोटर इज़ पर्सनली लायबल फॉर ऑल द पेमेंट्स जो करवाना चाहेगा, राइट। सो बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए हैं, प्रोमोटर इज पर्सनली लायबल। सो सप्लायर्स क्लेम्ड द पेमेंट फ्रॉम प्रोमोटर्स, केस वेंट टू कोर्ट। कोर्ट ने बोला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, प्रोमोटर्स आर पर्सनली लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ वाइन टू द सप्लायर्स। ठीक है, यहाँ पे ये ऑल्सो ये एक दो बार पढ़ोगे ना, ये सारी डेट्स याद हो जाएंगी। मेरे को भी ऐसी हुई है, जैसे ये 27 जैन, 28 जैन, 20 फेब की। 27 जैन ईयर चाहे ना याद रखो, इट्स फाइन। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 1866 ये भी अब दिमाग में पड़ जाएगा आपके। ठीक है, और उससे नेक्स्ट दिन पेमेंट करनी थी, और जो नेक्स्ट मंथ आपका 20 फेब है, उस पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना था। ठीक है, अब आ जाओ, अभी जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, रेटिफिकेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन, वो कई केस में अलाउड हो जाता है। अब वो कौन सा केस है, ये लास्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, तो अच्छे से समझना, विद केस है, आइस कंपनी वाला केस पढ़ेंगे। ठीक है, रेटिफिकेशन ऑफ सम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963। ये स्पेशल रिलीफ एक्ट बेसिकली थोड़ा रिलीफ देने के लिए था कि हमने बहुत ज्यादती कर दी है प्रोमोटर्स के साथ, कि वो ऐसे इतने पर्सनली लायबल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो एक तरह से उनके लिए रिलीफ वाला एक्ट था कि कुछ सिनेरियोज में अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो कंपनी कैन रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब, रेटिफिकेशन मैंने आपको बिजनेस लॉज में पढ़ा रखा है, राइट। सो अब मैं नहीं बता रहा हूँ प्रॉपर। तो रेटिफाई कर सकती है कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, है ना। अभी सेकंड में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि वो नहीं कर सकती, अब ये है कि हम कर सकते हैं। किस केस में वो देख लो। पहला है फॉर द पर्पजेज ऑफ द कंपनी, as second warranted by the terms of incorporation, after the incorporation company accepts the contract and communicates the acceptance to the third party। ये 4 कंडीशंस हैं। एक्चुअल में सीन तो एक ही है ना, कंडीशन एक ही है, उसके 4 टुकड़े हैं बेसिकली। तो ये बात एक ही बोल रहा है कि उस केस में जब जो कंपनी के पर्पस के लिए और वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम आपने वो टर्म्स में उसकी बात की है,
एंड देन कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन के बाद आप जा रहे हो उसके सामने वाली कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट भी करा है, एक्सेप्ट के बाद कम्युनिकेट भी करा है वापस कि ओके इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चारों कंडीशंस जब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे देन आप पीछे नहीं हट सकते, आपको करना ही पड़ेगा। केस इसमें आता है इंपीरियल आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस मैन्चर शॉ। इसमें आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी एक इंपीरियल नाम की, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था विद लेट्स से मिस्टर एम, मैन्चर शॉ को बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर कि भैया मेरे को आइस मैन्युफैक्चरिंग मशीन चाहिए। ठीक है जी। अब ये कंपनी जब रजिस्टर हुई आइस मैन्युफैक्चरिंग वाली, रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद इसने वो कॉन्ट्रैक्ट को अगेन रेटिफाई किया, एम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कम्युनिकेशन का एक्सेप्टेंस भी जो है दे दिया गया था एम को। ठीक है। अब एम ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दे रहा, फिर वो कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने बोला कि नहीं अब ये स्पेशल रिलीफ के अंडर कवर होएगा, और नाउ यू कैन नॉट रिफ्यूज, यू हैव टू लैंड क्या मतलब सेल द आइस मैन्युफैक्चरिंग मशीन। सो यही केस था। इस आंसर में 4 ही पॉइंट्स हैं बट केसेस हैं बहुत सारे, इसलिए ये क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी पॉसिबल है पेपर में आ सकता है। ठीक है, लीगल इफेक्ट्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये 1-2 टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के, उस पे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।